गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। बच्चों, हम विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में 11.4 विद्युत लेपन के बारे में आज पढ़ेंगे। हम देखते हैं बच्चों, विद्युत लेपन समझने के लिए कुछ उदाहरणों पर विचार करें। आपने बिल्कुल नई साइकिल, नई मोटरसाइकिल, नई कार को चमकते हुए देखा होगा। तो बच्चों, हमने देखे हैं, हम जब देखते हैं नई साइकिल को, नई मोटरसाइकिल या फिर कार को देखते हैं तो नई में वो बहुत ही चमकते हुए दिखाई देते हैं हमें। जब इनमें खरोंच पड़ जाए तो चमकदार परत हट जाती है ना। जब इन नई चीज़ों पर, नई जो कार है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है बच्चों, इनमें जब खरोंच पड़ती है तो वो जो चमकदार परत होती है वो क्या होती है, हट जाती है और हमें जो नीचे की सतह दिखाई देती है वो चमकदार फिर नहीं दिखाई देती है ना। नीचे की सतह चमकदार दिखाई नहीं देती है। तो इससे नीचे की सतह चमकदार नहीं दिखाई देती है। कुछ आभूषणों को भी देखा होगा। हाँ बच्चों, हम कुछ आभूषण को भी देखे हैं, जब उनकी सतह पर परत रहती है तो वे चमकदार दिखाई देती है ना। जब उनकी सतह पर परत रहती है बच्चों तो वे चमकदार दिखाई देते हैं और बाद में उनकी चमक क्या होने लगती है, फीकी पड़ने लगती हैं, यानी कि फीकी पड़ जाती हैं। आइए इन दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत कैसे चढ़ाई जाती है, इसे जानें। तो बच्चों, एक धातु के ऊपर दूसरी धातु कैसे चढ़ाई जाती है, इसके बारे में हम देखते हैं। क्रियाकलाप 5 के द्वारा हम समझेंगे कि विद्युत लेपन किसे कहा जाता है। तो आवश्यक सामग्री में हम एक बीकर लेंगे, आसुत जल लेंगे, कॉपर सल्फेट लेंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, बैटरी लेंगे और तांबे की 2 प्लेटें लेंगे। यहाँ पर कॉपर सल्फेट आप लोग जानते हैं बच्चों, कॉपर तो आप लोग जानते ही हैं किसे कहा जाता है ना। कॉपर यानी कि तांबा। एक बीकर में लगभग 200 ml आसुत जल लेकर इसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डालकर विलयन बनाइए। तो हमें क्या करना है बच्चों, 200 ml आसुत जल लेना है एक बीकर में और उनमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डालना है और उन्हें डालकर विलयन तैयार करना है। अधिक चालक बनाने के लिए इस विलयन में 2 से 3 बूंद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए, है ना। तो अधिक चालक बनाने के लिए हमें क्या करना है, विलयन में कम से कम 2 से 3 बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है। और अब 10 सेंटीमीटर इंटू 0.1 सेंटीमीटर साइज की तांबे की 2 प्लेटें लेना है। 2 प्लेटों को रेगमाल से साफ कर इन्हें पानी में धोकर सुखाना है। तो बच्चों, यहाँ रेगमाल एक ऐसा पेपर होता है जो खुरदुरा सा होता है, उससे हमें साफ करना है और धोकर सुखाना है। इसके पश्चात इन प्लेटों को बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित कीजिए। हम इसके बाद क्या करेंगे, बैटरी के टर्मिनल होते हैं उनसे इन प्लेटों को क्या करना है, जोड़ना है। संयोजित करना मतलब उन्हें आपस में जोड़ना, ठीक है। फिर इन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाना है। जो हम विलयन तैयार किए हैं बच्चों कॉपर सल्फेट वाला, उनमें इन प्लेटों को डुबाना है और परिपथ में लगभग 15 मीटर तक विद्युत धारा प्रवाहित करने के पश्चात हम क्या करेंगे, परिपथ में लगभग कितना मिनट तक, 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित करना है ना। और 15 मिनट तक विद्युत प्रवाहित करने के पश्चात इन प्लेटों को बाहर निकालकर ध्यानपूर्वक देखिए। तो हम जो 2 प्लेट लिए हैं बच्चों, इन प्लेटों को बाहर निकालकर देखना है, हमें ध्यान से देखना है। क्या आपको इस पर कोई परत चढ़ी हुई दिखाई दे रही है? इस परत का रंग कैसा है ना। यदि हमें कोई परत चढ़ाई हुई दिख रही है तो वो परत का रंग कैसा है, हमें ये भी देखना है बच्चों। और बैटरी के टर्मिनलों को नोट करना है, नोट कीजिए, जिनसे ये इलेक्ट्रोड जुड़े हैं, है ना। जिनसे ये इलेक्ट्रोड जो हैं इन जुड़े हुए हैं, इन्हें हमें नोट करना है, यानी कि एनोड और कैथोड, यानी कि धन ध्रुव और ऋण ध्रुव, इन दोनों को भी हमें नोट करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बैटरी ली गई है ना। और बैटरी से 2 टर्मिनल को हम लोग धन ध्रुव और ऋण ध्रुव से जोड़ दिए हुए हैं और 2 प्लेट लिए हुए हैं, ठीक है। ये हमारा बीकर है। बीकर में जो कॉपर सल्फेट की विलयन और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हम मिलाए हुए हैं, उस विलयन में हम इन दोनों प्लेटों को डुबा दिए हैं। ये एनोड से तात्पर्य है बच्चों धन ध्रुव और कैथोड, ये कैथोड से तात्पर्य है कि ऋण ध्रुव, है ना। अब इलेक्ट्रोडों को आपस में बदल कर, अब ये जो इलेक्ट्रोड है बच्चों, इन्हें हमें क्या करना है, आपस में एक्सचेंज कर देना है,
ठीक है, यानी कि कैथोड इधर और एनोड इस ध्रुव से हमें जोड़ देना है ना। इस प्रकार से हमें बदल कर क्रियाकलाप को दोहराइए। अब हमें क्रियाकलाप को फिर से दोहराना है। आपने इस बार क्या देखा, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में अपघटित हो जाती है ना। जब हम क्या करते हैं बच्चों, इस क्रियाकलाप को दोबारा दोहराते हैं, है ना, और कॉपर सल्फेट के विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट जो होता है कॉपर और सल्फेट में अपघटित होता है। अपघटित यानी आप लोग जानते हैं वियोजित अपघटित, यानी कि टूटना, अलग अलग भाग में, कॉपर अलग भाग में और सल्फेट अलग। ये कॉपर सल्फेट जुड़ा हुआ है मगर कॉपर और सल्फेट दोनों अलग अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, है ना। स्वतंत्र जो कॉपर होता है जो कि तांबा, ठीक है, कॉपर यानी कि तांबा, तो स्वतंत्र जो कॉपर होता है बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ी होती है ना, यानी कि ऋण ध्रुव से जुड़ी प्लेट की ओर आकर्षित होती है। किसकी ओर आकर्षित हो रही है, जो कॉपर है ये ऋण ध्रुव से जुड़ी प्लेट की ओर आकर्षित होता है और प्लेट पर अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेपित यानी कि उस पर जम जाता है बच्चों, अवक्षेपित हो जाता है। विलयन में कॉपर की कमी हो जाती है। अब विलयन जो है क्योंकि विलयन किससे बनाई गई थी, कॉपर सल्फेट से बनाई गई थी, है ना, कॉपर सल्फेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से विलयन। तो इसमें जब हम प्लेट को डालते हैं तो प्लेट में जो कॉपर है, तांबा है, वो प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है, प्लेट पर अवक्षेपित हो जाते हैं यानी कि जम जाते हैं। और विलयन में कॉपर की क्या होती है, कमी होती है। विलयन में कॉपर की कमी होती है, यह विलयन में घुल जाता है, कमी हो जाती है। इसकी पूर्ति दूसरे इलेक्ट्रोड जो तांबे की प्लेट से बना है से होती है। इसकी पूर्ति किससे होती है, जो तांबे की प्लेट से बनी होती है, दूसरे इलेक्ट्रोड जो तांबे की प्लेट से बना रहता है उससे होती है। यह विलयन में घुल जाता है ना, वो क्या होता है, विलयन में घुल जाता है और विलयन की जो कॉपर होती है वो दूसरी प्लेट में जम जाती है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से विलयन में घुल जाता है, दूसरी प्लेट से जो बना रहता है, जो तांबे की प्लेट होती है वो घुल जाता है। इस प्रकार विलयन में जितना कॉपर कम होता है वह विलयन में पुनः प्राप्त हो जाता है ना। यानी कि दूसरी प्लेट में जो कॉपर सल्फेट होता है बच्चों, तो इस जो विलयन से कॉपर जाकर दूसरे प्लेट में जमा होता है ना, तो क्या होता है, जो तांबे की प्लेट बनी होती है उसमें से वो घुल जाता है विलयन में और विलयन में फिर से पुनः हमें कॉपर सल्फेट प्राप्त हो जाता है ना। इस प्रकार से विलयन में जब घुल जाता है तो जो विलयन में जितना कॉपर कम होता है वो फिर से पुनः प्राप्त हो जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो यह प्रक्रिया कब तक चलती रहती है बच्चों, जब तक कि विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है और इलेक्ट्रोड को आपस में बदलने पर दूसरी प्लेट पर कॉपर की परत एकत्रित हो जाती है। जब इलेक्ट्रोड को आपस में बदल दिया जाता है तो क्या होता है, दूसरी प्लेट पर कॉपर की जो परत होती है वो एकत्रित हो जाती है। इस प्रकार विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड पर जम जाता है। इस विलयन में एक तांबे की प्लेट को बैटरी के धन ध्रुव से और कार्बन की छड़ लेकर उसे बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कार्बन की छड़ पर तांबे की परत चढ़ाने में भी सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव, एनोड यानी कि धन ध्रुव और कैथोड यानी कि ऋण ध्रुव, है ना। इस ओर क्या आकर्षित ये इंडिकेट करता है बच्चों, ऋण ध्रुव को इंडिकेट करता है कैथोड और एनोड धनात्मक यानी कि धन ध्रुव को। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि जो उस बैटरी होती है, कार्बन की जो छड़ होती हैं, इन्हें लेकर उसे बैटरी के ऋण ध्रुव से जब जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, कार्बन की छड़ पर तांबे की परत चढ़ाने में भी सफलता प्राप्त होती है और विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है बच्चों, विद्युत लेपन कहते हैं, है ना। विद्युत धारा के द्वारा यानी कि उनमें करंट प्रवाहित किया जाएगा, विद्युत के द्वारा करंट जो धारा चलने लगती है विद्युत धारा द्वारा किसी भी पदार्थ पर, ठीक है, उस किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाने की ही प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत लेपन कहते हैं। होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा।
अब हम देखते हैं बच्चों 11.4.1 विद्युत लेपन के उपयोग। विद्युत लेपन के कौन कौन से उपयोग हैं इनके बारे में हम देखते हैं। जैसे कार के कुछ भागों, नल की टोंटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। तो यहाँ क्रोमियम एक धातु है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमियम धातु है जिसको लेपन के लिए किसमें यूज करते हैं, कार के कुछ भागों में यूज किया जाता है क्रोमियम का, और नल की टोटी में और गैस बर्नर में भी किया जाता है, साइकिल का हैंडल में किया जाता है, पहियों के रिम, आप रिम के बारे में जान रहे हैं, जो पहियों के जो रिम होते हैं उनमें किया जाता है क्रोमियम का लेपन। क्रोमियम महंगा है ना। क्रोमियम बहुत एक्सपेंसिव है बच्चों, ये महंगी आती है बाज़ारों में, इसलिए पूरी वस्तु को क्रोमियम से नहीं बनाया जाता है ना। इसलिए किया जाता है, क्रोमियम से नहीं बनाया जाता है जो पूरी वस्तु को, इसलिए क्या किया जाता है, पर्त के रूप में यानी कि लेपन के रूप में क्रोमियम को चढ़ाया जाता है, ठीक है, यानी कि लेपन किया जाता है। वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाकर उस पर क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड में, विद्युत लेपन की प्रक्रिया द्वारा सस्ती धातु की वस्तुओं पर सोने या चांदी जैसी बहुमूल्य धातु की पतली परत चढ़ाकर आभूषण बनाए जाते हैं, है ना। वो जो आभूषण होती है बच्चों किसी और धातु की भी होती है, सस्ती धातु की होती है, पर उनमें जो सोने और चांदी है ये महंगी धातु होती है बच्चों, तो इनका लेपन किया जाता है उस पर, है ना, परत चढ़ाई जाती है और परत चढ़ाकर आभूषण बनाए जाते हैं। थर्ड है हमारा विद्युत लेपन की प्रक्रिया का उपयोग, है ना। विद्युत लेपन की प्रक्रिया का उपयोग धातु अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में किया जाता है। फोर्थ है हमारा विद्युत अपघटन का उपयोग अशुद्ध से शुद्ध धातु प्राप्त करने में किया जाता है। तो यहाँ विद्युत अपघटन का उपयोग, विद्युत अपघटन मतलब समझते हैं आप लोग, अपघटन मतलब तोड़ना। विद्युत अपघटन जब होता है तो इसका उपयोग अशुद्ध धातु से हमें शुद्ध धातु प्राप्त हम कर सकते हैं, है ना। जो शुद्ध धातु होता है उससे हमें जितने भी उसमें शुद्ध धातु होते हैं उसे हम अलग कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। फोर्थ है खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। टीन की परत चढ़ाने पर खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते, जिससे वे सुरक्षित रहते हैं। तो बच्चों यहाँ जो भी हम खाद्य पदार्थ के भंडारण के लिए उपयोग में लाए जाने जो डिब्बे होते हैं, है ना, जो भी हमें हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें हम उनका भंडारण करने के लिए या फिर हम उन्हें सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों का उपयोग करते हैं, जो कि डिब्बे कैसे होते हैं बच्चों, लोहे के, है ना। तो लोहे के ऊपर हम क्या करते हैं, टीन के जो विद्युत लेपन होते हैं, टीन, है ना, आप सभी जानते हैं टीन के बारे में, तो ये भी एक धातु है। तो टीन का हम लेपन कर देते हैं और टीन की परत चढ़ाने पर क्या होता है, लोहा जो होता है डायरेक्ट खाने की पदार्थों से डायरेक्ट संपर्क में नहीं आता बच्चों। जो जैसे हम खाने के पदार्थों को लोहे के डिब्बे में डायरेक्ट रखते तो क्या होता है, लोहा का जो डिब्बा होता है, जो लोहे की धातु होती है, वो खाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनके संपर्क में आते हैं तो चीज़ें खराब हो जाती हैं, है ना। तो उनसे हमें क्या करना रहता है, उसकी हानि यानी कि उससे जो होने वाली हानि है उससे बचाने के लिए हमें क्या करना रहता है कि लोहे के जो डिब्बे होते हैं उनमें टीन के लेप लगाए जाते हैं, यानी कि पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए हमें परत चढ़ानी पड़ती है, किसकी, टीन की। 6 में हम देखते हैं पुलों तथा स्वचालित वाहनों को मजबूत बनाने के लिए, है ना। जो पुल होते हैं बच्चों और स्वचालित वाहन होते हैं उन्हें मजबूत बनाने के लिए भी लोहे का उपयोग किया जाता है, जिसे जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है ना। तो मजबूत जो वाहन होते हैं बच्चों, अक्सर हमने देखा है कि जो वाहन होते हैं वो लोहे के बने होते हैं और जो पुल वगैरह होते हैं वो भी लोहे के बने होते हैं। तो इनसे लोहा क्या होता है, मजबूत है ना, लोहा बहुत ही मजबूत है, पर लोहे में जंग लगता है जिससे कि लोहा कमज़ोर हो जाता है। तो कमज़ोर होने से बचाने के लिए लोहे में जिंक, आप सभी जानते हैं जिंक धातु के बारे में, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे पर ताकि उस पर जंग ना लगे, ठीक है।
अब हम देखते हैं बच्चों विद्युत सेल के बारे में। 11.5 विद्युत सेल, आप सभी जानते हैं विद्युत सेल के बारे में, है ना। हम अपने दैनिक जीवन में विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेल या फिर बैटरी का उपयोग करते हैं। यहाँ कुछ सेल दिए जा रहे हैं, जैसे 11.5.1 वोल्टीय सेल। सर्वप्रथम सन 1796 ईस्वी में इटली के वैज्ञानिक आलेसांद्रो वोल्टा द्वारा लगातार विद्युत धारा प्राप्त करने का सफल प्रयास किया गया। उन्होंने पाया कि यदि भिन्न भिन्न धातु की दो प्लेटों को कांच के बर्तन में रखे अम्लीय विलयन में डुबा दिया जाए तो इन दोनों प्लेटों के बीच जोड़े गए परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। यहाँ पर चित्र 11.6 में हम देखते हैं बच्चों, डायग्राम भी देखते चलेंगे। ठीक है, वोल्टीय सेल है। यहाँ पर तांबे की प्लेट लिए हुए हैं। एनोड और कैथोड आप लोग समझते हैं। एनोड और कैथोड मतलब कि एनोड मतलब धन ध्रुव और कैथोड मतलब ऋण ध्रुव। ठीक है, और कांच का पात्र हम लिए हुए हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर लिए हैं विद्युत अपघटय के लिए, और जस्ते की प्लेट लिए हुए हैं। ठीक है, ये हमारा बल्ब है, ये हमारा कुंजी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक बच्चों, आलेसांद्रो वोल्टा द्वारा, है ना, लगातार विद्युत धारा प्राप्त करने का सफल प्रयास किया गया है उनके द्वारा। उन्होंने पाया कि यदि भिन्न भिन्न धातु यानी कि अलग अलग धातु की दो प्लेटों को कांच के बर्तन में रखें, है ना, दो प्लेट को, भिन्न भिन्न धातु की दो प्लेट को हम यदि कांच के प्लेट रखते हैं, ये कांच के पात्र हैं, तो इनमें हम यदि भिन्न भिन्न धातु को रखेंगे इसमें, तो रखें अम्लीय विलयन में डुबा देते हैं। ये कौन से जो विलयन बनाए गए हैं, ये अम्लीय विलयन है, क्योंकि इनमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया गया है, तो ये अम्लीय विलयन हुए बच्चों। तो इन विलयनों में हम डुबा देते हैं, तो इन दोनों प्लेटों के बीच जोड़े गए परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। क्योंकि बच्चों अम्लीय जो विलयन होते हैं उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, चालक होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ये विद्युत के चालक होते हैं। जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं, क्षारक विलयन होते हैं, ठीक है, या फिर नींबू के रस होते हैं, या फिर लवण वाले जो द्रव होते हैं, ये सभी विद्युत के चालक होते हैं। तो ये अम्लीय विलयन में जब हम डुबाते हैं कांच के बर्तन में भिन्न भिन्न धातु के दो प्लेट को, तो विद्युत धारा का यह स्रोत तो दोनों प्लेटों के बीच जोड़े गए जो परिपथ में विद्युत धारा क्या होने लगती हैं, प्रवाहित होने लगती हैं, और विद्युत धारा का यह स्रोत उसके आविष्कारक के नाम पर वोल्टीय सेल कहलाता है ना, क्योंकि इसके जो आविष्कारक हैं इसके नाम पर ही इनका जो नाम है बच्चों वोल्टीय सेल रखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं वैज्ञानिक का नाम जो है आलेसांद्रो वोल्टा है, तो वैज्ञानिक के नाम पर ही, आविष्कारक के नाम जो आविष्कार किया है उनके नाम पर ही वोल्टीय सेल कहलाता है। ये सेल के विलयन को विद्युत अपघटय और धातु की प्लेटों को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। वोल्टीय सेल के एनोड तथा कैथोड किन धातुओं के बने हैं? सेल के विलयन को विद्युत अपघटय और धातु की प्लेटों को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। धातु की प्लेटों को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। वोल्टीय सेल के एनोड तथा कैथोड किन धातुओं के बने हैं? तो बच्चों जो कैथोड और एनोड होते हैं ये जो है यहाँ पर किन धातुओं के बने हुए हैं? तो बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड हैं ये जस्ते की प्लेट और तांबे की प्लेट है, और जो कि जो तांबे की प्लेट और जस्ते की प्लेट से बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों 11.5.2 शुष्क सेल के बारे में पढ़ेंगे। शुष्क सेल कैसा होता है, क्या होता है? तो देखिए, टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो और कई खिलौनों में उपयोग में आने वाला सेल ही क्या कहलाता है? शुष्क सेल है ना बच्चों। शुष्क सेल किसे कहा जाता है? जो टॉर्च होता है, ट्रांजिस्टर होता है, रेडियो वगैरह में आप लोग देखे हैं, और कई खिलौनों में जो सेल होते हैं उसे ही हम शुष्क सेल कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इनकी बनावट कैसी है? इसे जानने के लिए एक उपयोग में लाया जा चुका सेल लीजिए और उसका गत्ते या टीन का आवरण हटाकर अंदर देखने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे कि इनमें जिंक का एक बेलनाकार बर्तन होता है जो ऋण इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है। तो यहाँ पर आप लोग बैटरी देखते होंगे बच्चों, ये शुष्क सेल का डायग्राम बना हुआ है।
है ना। तो डायग्राम भी देखते चलेंगे। तो हम देखते हैं बच्चों, इसमें जिंक का एक बेलनाकार क्या होता है, बर्तन होता है ना, जो रीढ़ इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है। रीढ़ इलेक्ट्रोड मतलब कि जो कैथोड के भांति कैथोड इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है। इसके अंदर नौशादर या अमोनिया क्लोराइड विद्युत अपघटक यानी कि जिंक क्लोराइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस का पेस्ट भरा होता है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का पेस्ट बच्चों, जब चोट वगैरह लग जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो बना देते हैं, पट्टी लगा देते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस का पेस्ट भरा होता है इस सेल में, ठीक है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, अमोनियम क्लोराइड या फिर जिंक क्लोराइड, है ना, और प्लास्टर ऑफ पेरिस। पात्र के मध्य में मलमल की एक थैली होती है। जो ये पात्र होती है इसके बीच में एक मलमल की थैली होती है, जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड नौशादर, जिन्हें हम अमोनिया कहते हैं, अमोनिया को ही नौशादर कहा जाता है बच्चों, याद रखेंगे, जिंक क्लोराइड और कार्बन चूर्ण का मिश्रण भरा रहता है। इसके बीचों बीच कार्बन की एक छड़ होती है, जिसका ऊपरी सिरा बाहर निकला होता है ना। कार्बन की एक छड़ होती है बच्चों, जिसकी ऊपरी सिरा बाहर निकला हुआ रहता है, और कार्बन की छड़ के ऊपरी सिरे पर पीतल की एक टोपी लगी हुई होती है। जैसे आप लोग इसके आंतरिक भाग को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक टोपी लगी हुई है, पीतल की टोपी होती है, ठीक है। ये और ये जस्ते का बर्तन जिन्हें हम रीढ़ इलेक्ट्रोड कहते हैं, और ये जो आंतरिक अंदर वाली भाग होती है कार्बन की छड़, जिसे धन इलेक्ट्रोड कहते हैं, और मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन चूर्ण प्लस नौशादर और जिंक क्लोराइड इसमें भरा होता है, ठीक है, मध्य भाग में। तो कार्बन की छड़ के ऊपरी सिरे पर पीतल की एक टोपी लगी होती है। कार्बन की ये छड़ धन इलेक्ट्रोड का कार्य करती है ना। ये जो इलेक्ट्रोड है कार्बन की, यही धन इलेक्ट्रोड का कार्य करती है बच्चों। और पात्र के मुख को चपड़े या पिच से बंद कर दिया जाता है। इस पर एक बारीक छिद्र होता है, यानी कि बहुत ही बारीक होता है, वो छिद्र होता है, छेद होता है बच्चों, जिससे उसके अंदर बनने वाली गैस बाहर निकल सके। उसके अंदर जो गैस बनती है वो बाहर निकल जाता है इसी बारीक छिद्र के द्वारा। 11.7 में हम देख रहे हैं, ठीक है। अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए हम 2 या 2 से अधिक सेलों की एक ऐसी श्रेणी बना लेते हैं, जिसमें एक सेल का धन सिरा अगले सेल के ऋण सिरे से जुड़ा होता है। सेलों की इस श्रेणी को बैटरी कहते हैं, है ना। सेलों के इस जो होता है बच्चों, जुड़ा होता है, जो ऋण और धन सिरे से जुड़ा होता है, इन सेलों की इस श्रेणी को ही क्या कहा जाता है बच्चों, बैटरी कहते हैं। जब किसी सेल का संपूर्ण क्रियाकारक क्रियाफल में बदल जाता है, तब उसमें से धारा प्राप्त करना संभव नहीं होता। इस सेल को मृत सेल कहा जाता है बच्चों। हम कहते हैं ना, बैटरी नहीं रही, इसमें बैटरी खत्म हो गई है ना। घड़ी चलते रहती है तो उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, टॉर्च जलाते हैं बैटरी खत्म हो जाती है। तो जब वो खत्म हो जाती है तो उसे ही क्या कहा जाता है, मृत सेल कहा जाता है ना। तो जब किसी सेल का संपूर्ण क्रियाकारक, यानी कि जो भी वो क्रिया करता है, क्रियाकारक क्रियाफल में बदल जाता है, और जब वो क्रिया करने लगता है और क्रिया के पश्चात क्या होता है, पूरा क्रियाफल में बदल जाता है, तब उसमें से धारा प्राप्त करना क्या होता है, संभव नहीं होता है ना। धारा प्राप्त करना संभव नहीं होता है, तब इस सेल को ही मृत सेल कहा जाता है। अनुपयोगी शुष्क सेल को खड़ा काट कर देखें तथा उसका चित्र भी बनाएं। शुष्क सेल को क्या करना है, खड़ा काटना है। आप लोग आढ़ा और खड़ा ऐसा जानते हैं, तो खड़ा मतलब इस प्रकार से काटना है बीचम बीच, ठीक है। आढ़ा मतलब इस प्रकार से काटा होता है, मगर इसको हमें कैसे काटना है, खड़ा काटना है, और देखना है उसके बीचम बीच में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बच्चों 11.5.3 बटन सेल। बटन सेल एक ऐसा शुष्क सेल है जो एक छोटा बटन की भांति दिखाई देता है, जिसमें जिंक या एल्यूमिनियम का एनोड यानी कि धन ध्रुव और सिल्वर ऑक्साइड या मरकरी ऑक्साइड का कैथोड यानी ऋण ध्रुव और सोडियम या पोटेशियम ऑक्साइड को विद्युत अपघटय के रूप में उपयोग में लाया जाता है।
बटन सेल चूंकि आकार में छोटे, सस्ते, अधिक समय तक चलने वाले और अधिक शक्तिशाली होते हैं, अतः इनका उपयोग कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कैलकुलेटर, घड़ियों एवं श्रवण सहायों यानी कि हियरिंग एड आदि में किया जाता है। तो बच्चों ये जो बटन सेल होते हैं, बटन सेल यानी कि बटन के आकार के होते हैं, बटन के आकार छोटे छोटे गोल गोल आप लोग जानते हैं, है ना। तो इस आकार के होते हैं और ये बहुत ही सस्ते यानी कि बहुत सस्ते में मिल जाते हैं मार्केट में, और ये बहुत अधिक समय तक चलते हैं, है ना। तो इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है, जैसे कि कैलकुलेटर में होता है, सभी जानते हैं कैलकुलेटर के बारे में। घड़ियों में होता है, जो हाथ की घड़ी होते हैं बच्चों, हाथ में पहनने वाले, तो उन घड़ियों में यही बटन सेल लगे होते हैं और काफ़ी दिनों तक वो चलते हैं। और श्रवण सहायों में जो सुनने के लिए उपयोग करते हैं बच्चों, तो ये बटन सेल का उपयोग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे बटन सेल किसे कहा जाता है, इनका उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों 11.5.4 सौर सेल के बारे में। सौर सेल अपने ऊपर पड़ने वाली सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो बच्चों आप लोग सभी सौर सेल के बारे में जानते हैं, जगह जगह सौर सेल भी लगी होती है, जिससे क्या होती है, सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ती है ना, यानी कि वो सौर ऊर्जा को किस में बदल देते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। जहाँ बिजली नहीं पहुँच पाती है बच्चों, है ना, जैसे पहाड़ी एरिया में बिजली पहुँचना संभव नहीं होता है, वहाँ पहुँचाया नहीं जा सकता है, तो वहाँ क्या किया जाता है, सौर सेल लगाया जाता है, जिसके द्वारा जो भी सूर्य के प्रकाश पड़ते हैं उस पर, सौर सेल में जो भी सूर्य के प्रकाश पड़ते हैं बच्चों, वो उन्हें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। और एक साधारण सौर सेल सिलिकॉन की 2 परतों से बना होता है ना। जो एक साधारण जो सौर सेल होते हैं ये सिलिकॉन के बने होते हैं और सिलिकॉन की 2 परतों से बना होता है। ये निचली परत में बहुत थोड़ी मात्रा में आर्सेनिक मिला दिया जाता है। यह धनात्मक परत होती है, ठीक है। यह कौन सी परत होती है? धनात्मक परत होती है। ऊपरी परत में बोरॉन बहुत ही कम मात्रा में मिला दिया जाता है, यह ऋणावेशित परत होती है। जब इस अवस्था पर प्रकाश पड़ता है तो दोनों परतों के बीच विद्युत परिपथ जोड़ने पर उसमें एक क्षीण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। विद्युत धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए कई सौर सेल एक साथ जोड़े जाते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है बच्चों, और विद्युत धारा के परिमाण को और भी बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, कई सौर सेल को एक साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो सौर सेल के बारे में सभी जानते हैं बच्चों, आप सभी देखे भी हैं। आजकल सौर सेल का उपयोग बहुत ही किया जाता है। यदि पावर ऑफ हो जाती है तो सौर सेल द्वारा जो संचित हमारा ऊर्जा होता है उन्हें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, और विद्युत से हमारे जो घर हैं उसमें लाइट बल्ब जलने लगती हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा चैप्टर जो होता है कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं हमने सीखा इस चैप्टर में, हम जो भी पढ़े बच्चों, हम पढ़ने के बाद क्या क्या सीखे इनके बारे में हम एक बार देखते हैं। तो हमने सीखा में कुछ द्रव विद्युत के सुचालक होते हैं। बच्चों ये आप भी जानते हैं कि कुछ द्रव यानी कि जैसे हमने नींबू के रस को देखे थे, कुछ सल्फ्यूरिक तनु अम्ल वगैरह देखे थे, क्षारक यानी अम्ल, ये सभी क्या होते हैं, ऐसे द्रव होते हैं जो कि विद्युत के सुचालक होते हैं। और जो नल का पानी देखे थे हम, कुआं का पानी देखे थे, तालाब का पानी देखे थे, है ना, तो ये सभी क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी कि जिन द्रव में लवण की मात्रा पाई जाती है वे विद्युत के सुचालक होते हैं। और कुछ क्या होते हैं, हीन चालक होते हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के होते हैं। आसुत जल में विद्युत चालन नहीं होता है। तो आप सभी जानते हैं बच्चों कि आसुत जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, इनमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ नहीं पाया जाता है, जैसे कि लवण वगैरह नहीं पाया जाता है, किसी भी प्रकार का लवण नहीं पाया जाता है, इसलिए विद्युत का चालन इनमें नहीं होता है। किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो द्रव में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं,
है ना। किसी चालक द्रव मतलब जानते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो बच्चों, है ना। तो किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो द्रव में कौन सी अभिक्रियाएं होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, है ना। और इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा द्वारा किसी एक पदार्थ पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाने का प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। तो विद्युत धारा का प्रभाव हम पढ़ चुके हैं बच्चों, है ना। विद्युत धारा द्वारा किस प्रकार से पदार्थ पर दूसरी पदार्थ पर परत चढ़ाई जाती है। एक पदार्थ के द्वारा दूसरी पदार्थ में परत चढ़ाने की ही जो प्रक्रिया है, इसे ही हम विद्युत लेपन कहते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे सही उत्तर चुनकर लिखना है बच्चों। ये आप लोग होमवर्क में लिखेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इन्हें भी आपको करना है, ठीक है बच्चों। हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।